नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दिन भर की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर के पीछे की खबर के साथ। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। चलिए शुरुआत कर रहे हैं और बात सबसे पहले महाराष्ट्र की। चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद 13वें दिन महाराष्ट्र का सीएम उसको मिल गया। बतौर मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। तस्वीरें आपको दिखाते हैं मंच की, जब देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की ओथ ले रहे थे। जिस तरह का चुनावी तालमेल पिछले दिनों दिखाई दिया, नतीजों के बाद उतनी दुविधा, असमंजस, उहापोह के हालात नजर आए। शुरुआत सीएम पद की दावेदारी से हुई। एकनाथ शिंदे को अपने रास्ते में कोई रुकावट नहीं लग रही थी। नतीजों के साथ वो मानकर चल रहे थे कि दूसरी पारी भी वही शुरुआत करेंगे बतौर मुख्यमंत्री। हालांकि 23 नवंबर को जब नतीजे आ रहे थे और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी, तो कहीं ना कहीं यह तय होने लग गया था कि महायुति में बीजेपी कम से कम मुख्यमंत्री पद से तो समझौता नहीं करने वाली, क्योंकि इस बार संघ की तरफ से भी दबाव था कि बीजेपी अपना सीएम बनाए। यह तो था कि जिस तरह से बीजेपी ने इन चुनाव की तैयारियां की, उसे संघ का साथ मिला तो जीत अप्रत्याशित हो गई, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाने की उम्मीद तो किसी को नहीं थी। बहरहाल 132 सीटों पर बीजेपी की जीत के नायक यकीनन देवेंद्र फडणवीस ही थे, जिन्होंने टिकट बंटवारे के साथ हर उस मोर्चे पर पार्टी के लिए रणनीति बनाई जो बीजेपी और सरकार के एजेंडे में थी। नतीजा आज मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस की ताजपोशी। तब जब शिंदे के आसानी से नहीं माने जाने की अटकलें थी। हालांकि शिंदे ने भी यह समय रहते भांप लिया था कि इस बार बीजेपी को सीएम पद से दूर रखना आसान नहीं होगा, अपने लिए सीएम पद मांगना आसान नहीं होगा। सूत्रों की माने तो फिर अमित शाह के साथ हुई मीटिंग में सीएम पद को लेकर कोई बात नहीं होने से यह साफ हो गया था कि इस पद के लिए बीजेपी सहयोगियों के सामने सरेंडर तो नहीं करने वाली। या फिर आप इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि चर्चा बीजेपी ने इसलिए नहीं छेड़ी क्योंकि बीजेपी सीएम पद का कुर्सी अपने लिए ही मानकर चल रही थी। फिर मंत्रालय और विभागों पर बात अटकी। फिर खबर यह आई कि शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। लेकिन तमाम तरह की नानुकुर, अटकलें और अफवाहों के बाजारों के बीच से रास्ता बनाते हुए आखिरकार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंच गए। हालांकि इस दौरान 2019 में दिया उनका एक बयान बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर चल रहा है, और यह बयान आज ट्रेंड नहीं कर रहा है, यह पिछले एक हफ्ते से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष्य शपथ घेतो। मराठी भाषा के कुछ इसी अंदाज में मुंबई के आजाद मैदान में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ने शपथ ली। मुंबई के आजाद मैदान में हुए इस कार्यक्रम में, जिसमें शिरकत करने खुद पीएम मोदी पहुंचे थे। वैसे भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री मोदी के न केवल करीबी नेताओं में बल्कि पसंदीदा नेताओं में शुमार किए जाते हैं। जब चुनाव नतीजे आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को न केवल बधाई दी थी बल्कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभकामनाएं भी दी। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सहयोगी सरकारों के मुख्यमंत्री और सियासी हस्तियां मौजूद रहीं। इसके अलावा बॉलीवुड के सितारों का भी मेला लगा। शपथ ग्रहण से पहले फडणवीस ने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। वैसे फडणवीस के शपथ ग्रहण में सिर्फ सियासी हस्तियां ही नहीं बल्कि कारोबार जगत के साथ साथ बॉलीवुड के नामचीन नामों का जमावड़ा लगा, जिसमें शाहरुख, सलमान, संजय दत्त समेत कई दूसरे सितारे दिखे।
इसके अलावा अंबानी परिवार, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी शपथ ग्रहण में नजर आए। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर खास अंदाज में दिखे, जिसमें उन्होंने पारंपरिक मराठी फेटा पहना हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था, 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। यहाँ पर हालांकि मेरा अनुभव बहुत है और पिछले 10 सालों से 2.5 साल में विपक्ष का नेता रहा, लेकिन 7.5 साल में सरकार में रहा, तो सरकार का अनुभव भी बहुत है। किंतु जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर मुझ पर है। शपथ ग्रहण के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम जोड़ा। फडणवीस को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलवाई। सरिता उनकी मां हैं और गंगाधर राव उनके पिता का नाम है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी नेता ने आधिकारिक तौर पर अपनी मां का नाम लिया। समारोह के कार्ड में भी फडणवीस के साथ उनकी मां का नाम लिखा गया था। महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग मान्यता के मुताबिक अपने नाम के बीच में पिता का नाम लिखते हैं, मगर देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह के कार्ड में भी उनके मां के नाम होने की चर्चा खूब हुई। इससे पहले उन्होंने 2014 और 2019 में भी शपथ ली थी, मगर तब उन्होंने अपनी मां का नाम शामिल नहीं किया था। इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्र में भी उन्होंने अपना नाम देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस लिखा था। शपथ ग्रहण के दौरान देवेंद्र फडणवीस का पूरा परिवार मौजूद था। शपथ ग्रहण के बाद उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। पूछिए, आज देवेंद्र जी ने तीसरी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री की और 6वीं बार के वो विधायक हैं। उन्होंने अपना जीवन काल पूरा लोक सेवा में व्यतीत किया है और आगे भी करते रहेंगे। मी पुन्हा इन क्या है, ये एक लोक सेवा के लिए मैं रोज वापस आऊंगा, ये एक उनकी बात है। तो कभी कोई पद लेके, कभी अपोजिशन में, कभी बिना पद के वो रोज वापस आते ही है। तो मी पुन्हा इन हर रोज होना चाहिए ताकि महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट हर एंगल से हो। महायुति गठबंधन की सरकार बनने के संकेत मिलने के बाद से फॉर्मूला तय हो गया था कि राज्य में एक सीएम होगा तो 2 डिप्टी सीएम होंगे। लिहाजा देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही एनसीपी नेता अजीत पवार ने भी 6ठी बार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। पिछली सरकार में उद्धव सरकार से रिश्ता तोड़कर महायुति गठबंधन सरकार बनाकर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चाचा से बगावत के बाद इस बार के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। खुद को मुख्यमंत्री मटीरियल मानने वाले अजीत पवार ने शुरू से विजन क्लियर रखा और सरकार में अपनी भागीदारी को समझते रहे। सिर्फ पवार ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे ने भी बतौर डिप्टी सीएम आज शपथ ली। हालांकि कल तक शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर पशोपेश था, क्योंकि माना यह जा रहा था कि शिंदे ये मानकर चले होंगे कि ये उनका डिमोशन होगा। ऐसे में उनकी पार्टी नेताओं ने उन्हें मनाया, जिसका नतीजा ये रहा कि आज एकनाथ शिंदे ने भी देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राज्य में सबसे ज्यादा रैलियां बीजेपी के इसी मराठा पेशवा ने की है। नतीजा सबके सामने है, लेकिन सच्चाई यह है कि सियासत वो पेशा है जिसका अंत नहीं होता है और यह अंत तय भी नहीं होता है। पर चुनाव जीतने से बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र में सरकार चलाना है। यानी अब इस खबर के अंदर की खबर, यानी कि दूसरी तरफ की खबर क्या है, यह भी आपको बताते हैं। फिलहाल पिछली महायुति सरकार ने जनता से इतने वायदे किए हैं कि लोगों की उम्मीदों का पहाड़ खड़ा हो गया है, जिसे पार पाना आसान नहीं होगा। यही नहीं, सहयोगियों के साथ इस तरह का बैलेंस बिहेवियर करना होगा जिससे ना तो वो सर चढ़ें और ना ही वो चिढ़ें कि वो अलग होने पर ही उतारू हो जाएं। हमलावर सिर्फ विपक्ष नहीं होगा, अंदर से भी वॉर होंगे, जिसे बचते हुए महाराष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाना एक बड़ी चुनौती होगा। आइए जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के सामने क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले ही कई रियायतें घोषित की गई हैं और लागू की गई हैं।
सरकार की पहली प्राथमिकता इन वायदों को पूरा करना होगा। लाडली बहन योजना की राशि को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए प्रति महीने करने का वायदा किया गया है। किसान सम्मान निधि भी 12,000 से बढ़ाकर 15,000 करने का वायदा किया गया है। किसानों की ऋण माफी, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी करने को कहा गया है। वायदों को पूरा करने में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड में मुश्किल आ सकती है। राज्य का कर्ज 7.82 लाख करोड़ तक पहुंचा है। रेवेन्यू में बढ़ोतरी में कोई बदलाव नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में कर्मचारियों को वेतन देना तक मुश्किल हो सकता है। देश के प्रमुख विकास इंजन के रूप में अगर महाराष्ट्र वित्तीय गैर जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाए तो ये त्रासदी ही माना जाएगा। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीएमसी का चुनाव जीतना भी होगा। बीएमसी जीतना किसी राज्य के विधानसभा चुनाव जीतना जितना ही अहम माना जाता है। एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव तक बने रहना चाहते थे सीएम, ये भी खबर आई अंदर से। शिंदे की इस मांग पर बीजेपी राजी नहीं हुई। बीएमसी पर 3 दशक से शिवसेना अविभाजित का कब्जा है, यानी कि जब शिवसेना बटी नहीं थी। शिवसेना के बटने और शिंदे के डिमोशन का फायदा शिवसेना यूबीटी उठाना चाहेगी। सरकार पर पकड़ मजबूत करने के इरादे से शिंदे भी महाविकास अघाड़ी की जीत मांग सकते हैं। ऐसे में फडणवीस के लिए चुनाव जीतना बहुत अहम होगा। राजनीतिक स्थिरता केवल विधायी बहुमत से नहीं आती है। असुरक्षित साझेदार और एक मजबूत विपक्ष सरकार की राजनीतिक क्षमता को हर अवसर पर परखते हैं और यहां भी वही होगा। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार को, देवेंद्र फडणवीस को अपने सहयोगियों को बहुत चतुराई से साधना होगा। एक सहयोगी की कुर्सी छिन जाने की वजह से अंदरूनी नाराजगी दूसरे सहयोगी की शीर्ष पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा हो सकती है। सत्ता के लिए किसी भी दांव से दोनों को गुरेज नहीं होना चाहिए। दोनों ने यहां तक पहुंचने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ऐसे में दोनों को साधे रखना सीएम फडणवीस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसका मतलब यह है कि दोनों कनिष्ठ साझेदार हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी नीतिगत निर्णयों में ये प्रमुख भूमिका निभाएंगे। चुनाव में महायुति सरकार पर बड़ा आरोप रहा महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट होने का। 2 बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले जाने से सवाल उठे। वेदांता ने अपनी चिप फैक्ट्री प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट किया। प्रोजेक्ट की जो लागत थी वो 1.53 लाख करोड़ रुपए थी। टाटा एयरबेस C295 परिवहन विमान परियोजना भी गुजरात शिफ्ट हो गई। यह परियोजना 22,000 करोड़ रुपए की परियोजना थी। फडणवीस ने इसके लिए विपक्ष को दोषी ठहराया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टीवी डिबेट में जानकारी दी कि गुजरात शिफ्टिंग पर कहा था कि महाराष्ट्र में समस्या की बात कंपनी की तरफ से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था। पार्टियों की हिस्सेदारी को लेकर मुद्दा उठा था, सवाल उठा था। देवेंद्र फडणवीस को बतौर सीएम यह संतुलन बरकरार करना होगा, इसे बनाना होगा। प्रदेश की राजनीति में मराठा समुदाय की अपनी सियासी ताकत है। मराठे न केवल ताकतवर हैं बल्कि राजनीतिक रूप से जागरूक भी हैं। एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री न बनाने पर विपक्ष मुमकिन कोशिश करेगा कि उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काया जाए। मराठा आरक्षण आंदोलन के चेहरे जरांगे पाटिल को सबसे अधिक परेशानी देवेंद्र फडणवीस से ही है। जरांगे को देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो सकती है। शिंदे को सीएम न बनाए जाने का एक मुद्दा बनाया जा सकता है। उद्धव ठाकरे भी इस मुद्दे को उठाना चाहेंगे, भुनाना चाहेंगे। उद्धव शिवसैनिकों को समझा सकते हैं कि बीजेपी ने शिंदे का इस्तेमाल किया है। शिवसैनिकों को अपने साथ लाने में सफल हो सकते हैं उद्धव। ठाकरे के मजबूत होने से फडणवीस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, एकनाथ शिंदे की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन महायुति सरकार बनने के बाद विपक्ष का क्या रिएक्शन है, अब यह भी आपको दिखाते हैं। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था। उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर
या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कल से गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे। ये अपना अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते, उसमें महाराष्ट्र का हित कुछ नहीं है। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आए, प्रबल बहुमत आया, 2/3 से ज्यादा। और सरकार में चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, इस पे लग गए 11-12 दिन। तो जिस सरकार की इब्तिदा ये हो, शुरुआत ये हो, उसके अंत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे लगता है फिर हो सकता है जो आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कल के चीफ मिनिस्टर बन जाएं। अब कौन बनाएगा ये ऊपर वाला जाने। मैं तो ये कह रहा हूं कि शिंदे बेचारा बटा भी नहीं फिर भी कट गया, उसका जवाब कौन देगा? वो तो नहीं बटा, इन लोगों के साथ पीछे पीछे टहल रहा था, उसको भी काट दिया इन लोगों ने। तो अब शिंदे का भविष्य जो है वो उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया। यही मकसद था बीजेपी का कि पार्टियों को तोड़ो और उनके सहारे सत्ता में आओ, वो काम कर लिया उन्होंने। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं जो आपको बता रहा था आखिर उसकी वजह क्या थी। और विपक्ष की सियासत अब महाराष्ट्र में किस ओर जाती दिखेगी।